दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एप्लीकेशन पर टेस्ट लिया था हमने और ये हमारा एप्लीकेशन पर टेस्ट नंबर 3 है जो सबके लिए ओपन था। उम्मीद करूँगा आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। टेस्ट अटेम्प्ट यदि नहीं कर पाए तो अब भी आपको प्रैक्टिस नाउ में वो मिल जाएगा, उससे ज़रूर अटेम्प्ट करें। यदि ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। साथियों यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि टेस्ट से संबंधित जितनी भी बातें होती है यूट्यूब पर शेयर हम करते हैं ताकि आप यूट्यूब से भी देख सकें। सभी वीडियो इस क्वेश्चन के लास्ट तक वीडियो को देखना। सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कारण सहित आपको उत्तर बताऊंगा कि इसका उत्तर ये कैसे आया। निवेदन रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें आप वहाँ से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के इसमें 25 क्वेश्चन हमने दिए हैं दोस्तों, और सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, कौन से सर्किट ब्रेकर की कार्यप्रणाली ELCB के समान है। ELCB का पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का जैसा जो काम करता है वो RCCB होता है, यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आजकल इसको शॉर्ट में RCD बोलने लग गए, रेजिडुअल करंट डिवाइस भी बोलने लग गए। MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। VCB का पूरा नाम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। तो RCCB और ELCB इन दोनों की कार्यप्रणाली बिल्कुल एक समान है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। सेकंड सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसका पावर फैक्टर इकाई होगा। यूनिटी पावर फैक्टर पूछा है दोस्तों। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन तीनों में से बताना था। बिल्कुल उम्मीद है आप सभी को ये सही होगा। शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट और रेजोनेंस सर्किटों का पावर फैक्टर इकाई है, जबकि शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा, ओनली 1 और 2। अगर सवाल होता कि 0 पावर फैक्टर किसका है तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट आ जाता, और ऑप्शन में यदि प्योर इंडक्टिव होता तो ध्यान रखें उसका भी पावर फैक्टर 0 होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्लेट अर्थिंग के लिए जो हम अर्थपिट बनाते हैं उसकी गहराई, यानी वो भूमि में किस गहराई से कम नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों इसका, 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। सभी जानते होंगे शायद। अर्थपिट का जो गड्ढा होता है गहराई उसकी 3 मीटर होनी चाहिए कम से कम भी। और 3 मीटर भी कौन है, 3 मीटर ये है कि मान लीजिए प्लेट अर्थिंग है तो प्लेट का ऊपरी सिरा जो है ना ये ज़मीन में 3 मीटर तक होना चाहिए। तो नीचे वाला तो इससे भी 60 सेंटीमीटर और नीचे होगा। ठीक है, ज़्यादातर प्लेट जो है वो 60x60 की होती है। अगला सवाल, लेक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। देखो लेक्लांची सेल एक प्रकार का द्रव सेल माना जाता है, प्राइमरी सेल का प्रकार है, और इसमें अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है। ठीक है दोस्तों, सभी सेल का याद रखना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कलाइन सेल में भी होता है, मर्करी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड इनमें भी होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो अपना है ये लेड एसिड सेल में और वोल्टेइक सेल में जो है वहाँ पर होता है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन में से कौन सा गलत है। 3 स्टेटमेंट दिए। कार्बन फिलामेंट का लैंप जो है उसका कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। वैक्यूम फिलामेंट यानी निर्वात फिलामेंट जो है टंगस्टन वाला, उसका कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री है, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जब उसी वैक्यूम वाले में वैक्यूम की जगह गैस भर देते हैं, यानी फिलामेंट लैंप टंगस्टन का गैस भर दियो उसमें, जैसे नाइट्रोजन या आर्गन भर दियो, तो उसका कार्यकारी तापमान बढ़कर कितना हो जाता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर पूछा है गलत कौन सा है, इसलिए गलत तो कोई भी नहीं है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या करेंगे, डी उत्तर कर देंगे, नन अबव, यानी इनमें से कोई नहीं।
अगला सवाल पूछा कि पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। दोस्तों पावर फैक्टर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 से 1 के बीच में होता है। तो अधिकतम मान इकाई और न्यूनतम मान 0 होता है। ये उत्तर हो जाएगा यूनिटी। पावर फैक्टर कभी 1 से अधिक नहीं होता, पावर फैक्टर का मान कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक 3 फेज लाइन में 105 की सीटी लगी है। सीटी की सेकेंडरी से जुड़ा एम्पियर मीटर 1.5 एम्पियर की रीडिंग देता है। वास्तविक करंट की गणना कीजिए। देखो दोस्तों, सीटी 105 का मतलब क्या है कि जब सीटी की प्राइमरी में से 100 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो उसकी सेकेंडरी में मात्र 5 ही एम्पियर आता है। तो अब सेकेंडरी में तो मात्र 1.5 ही आया ना। तो वास्तविक लाइन करंट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखना, CTR इंटू एम्पियर मीटर की रीडिंग। CTR का मतलब क्या है, करंट ट्रांसफार्मर का रेशो, और ये होता है प्राइमरी बटे सेकेंडरी, यानी 100/5 इंटू 1.5। 100/5 करोगे तो उत्तर आएगा 20। 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 30 एम्पियर। यानी वास्तव में जो लोड करंट है जो प्राइमरी में से जा रहा था वो 30 एम्पियर है, 30 एम्पियर है। अगला हमारा सवाल है, शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि किसके लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान से सुनना, किसके लिए उपयुक्त नहीं। अब वैसे तो देखो दोस्तों, इसका आंसर जो दिया जाता है वो ये देते हैं कि स्टार हो या डेल्टा, लोड बैलेंस हो या अनबैलेंस, ये सभी के लिए उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये अनबैलेंस लोड पर उस समय नहीं लगेगी जब 4 वायर हो। यानी अगर स्टार में आप संयोजन ले रहे हैं तो आपका न्यूट्रल जो है वो उसमें यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इसमें केवल क्या होता है, 3 फेज ही यूज करते हैं। अगर स्टार में मोटर है तो स्टार अंदर ही छोड़ देते हैं, स्टार पॉइंट। ये 3 फेज 4 वायर में क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो दोनों वाट मीटर है उनकी सीसी तो कोई 2 फेज पर जुड़ती है और तीसरा जो फेज रह जाता है ना उस पर पीसी जुड़ती है। तो जब भी करंट अनबैलेंस होती है तो वो तीनों फेजों में से होकर ही निकलनी चाहिए। जबकि न्यूट्रल उपलब्ध होता है तो अनबैलेंस करंट जो है वो हमेशा न्यूट्रल में से जाता है दोस्तों। इसलिए करंट तो न्यूट्रल में से चला गया तो मीटर कैसे रीडिंग देंगे। इसलिए 3 फेज और 4 वायर विधि जब हो तो इसका उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों। डी उत्तर करना होगा। अगला सवाल है, यदि डेल्टा में 3 फेज मोटर की शक्ति खपत P है तो उसी सोर्स के साथ जब मोटर को स्टार में जोड़ेंगे तो शक्ति खपत कितना होगा। दोस्तों मैंने कई बार बताया कि डेल्टा में जो शक्ति खपत है वो स्टार की अपेक्षा 3 गुना अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मोटर की जो लाइन करंट होती है वो स्टार की अपेक्षा डेल्टा में 3 गुना अधिक होती है। अब डेल्टा का देकर स्टार का पूछा है तो क्या करना है, जो डेल्टा वाला है उसमें 3 का भाग दे दो, स्टार का उत्तर आ जाएगा। तो P/3 जो है वो स्टार का कंजप्शन है। मतलब अगर डेल्टा में 30 किलोवाट का कंजप्शन था तो स्टार में 10 किलोवाट का ही कंजप्शन होगा। अगला सवाल, एक रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होंगे जब उसके आर्मेचर स्टार में जुड़े हुए हो। दोस्तों ध्यान रखना, अगर फील्ड रोटेट कर रहा है ना तो आर्मेचर स्टार में है या डेल्टा में, कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है तो फिर चालक से धारा हम लेते हैं आउटपुट है वो सीधे उनके टर्मिनल बॉक्स से लिया जाता है और सामान्यतः ऐसा 3 फेज वाले में होता है। अब टर्मिनल बॉक्स पर आप स्टार में जोड़ो या डेल्टा में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टेटर इसका नियत है। और जब फील्ड रोटेट कर रहा है तो हमें क्या करना है, आउटपुट के लिए किसी स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी होगी यहाँ पर कि हमें इस फील्ड को डीसी देने के लिए स्लिप रिंग ज़रूर लगानी होगी। और वो कितनी लगाएंगे फिर, 2, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, यानी 2 स्लिप रिंग लग रही है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना स्लिप रिंग का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर स्लिप रिंग का उद्देश्य रोटर को डीसी देना है, ना कि आउटपुट प्राप्त करना। अगला सवाल की ओर चलेंगे। पूर्ण दक्षता और पूर्ण भार पर काम करने वाले एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 800 वाट है, आधे लोड पर बताओ हानि कितनी होगी। देखो भाई, पूर्ण दक्षता तब होती है जब दोनों हानियाँ बराबर हो। इसका मतलब इस समय दोनों कितनी है, 800 + 800। सवाल देखो, मान लीजिए ये सवाल होता है कि बताइए इस समय ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि कितनी है, तो वो भी कितनी होती, 800 ही। एक सवाल। दूसरा सवाल, मान लीजिए ये सवाल होता कि इस समय टोटल हानियाँ बताइए कितनी है, तो 1600 वाट। दूसरा सवाल, मान लीजिए कि आधे भार पर हानियाँ क्रमशः कितनी होगी, तो आयरन लॉस वाली तो फिक्स रहती है इसलिए 800 वाट की 800 वाट ही रहेगी। लेकिन कॉपर लॉस जो है वो चौथा ही रह जाता है भार आधा होने पर, कितनी हो गई, 200 वाट।
तो टोटल लॉस आधे बार पर कितना आएगा, 1000 वाट। 800 वाट लोहे हानि और 200 वाट कॉपर हानि, दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा अपना। अगला सवाल, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है। दोस्तों इस तरह का सवाल जब भी आए ना तो जीरो की तरफ जाना, लो की तरफ नहीं जाना। क्यों भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बताइए कैसा है, तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जीरो है। कैसे, मोटर स्टार्ट ही नहीं हुआ, मोटर चला ही नहीं, हमने फेज स्प्लिट किया तब जा कर के मोटर चली है, तो मोटर सेल्फ स्टार्ट होती नहीं है, इसलिए इनका टॉर्क जीरो है। अगला सवाल, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कब कहा जाता है। तो नंबर 1 तो आंसर इसका देना है कि जब पावर फैक्टर सुधारती हो। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इंप्रूव करती है ना, तो एक सिंक्रोनस मोटर को जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं उस समय ये मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, पावर फैक्टर कब सुधारती है, जब ओवर एक्साइट हो। लेकिन इसके साथ साथ मोटर में नो लोड भी होना ज़रूरी है, यानी पावर फैक्टर सुधारना और यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। तो मोटर ओवर एक्साइटेड हो लेकिन नो लोड पर होनी चाहिए, उस समय ही पावर फैक्टर सुधारेगी। अगला सवाल, एक मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री टोटल मैकेनिकल डिग्री के बराबर है, बताइए इसमें पोल कितने हैं। देखो टोटल मैकेनिकल डिग्री 360 है, फिक्स होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल डिग्री है जो इसके ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। अब देखो अगर 180 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है कि नहीं, है ना। पोल की संख्या निकालनी थी तो 180 का भाग दे दो 360 में, उत्तर आ गया 2 पोल। क्योंकि कुल यांत्रिक डिग्री फिक्स है, ध्यान रखना 360, तो यदि 2 पोल अगर होंगे तो मैकेनिकल डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री दोनों का मान हमेशा क्या आएगा, एक समान आएगा। अगला सवाल भाई, एक 40 बाई 50 मीटर आयताकार कमरे में 20 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर प्रकाश की आवश्यकता है। अच्छा, एक तो इसकी इंग्लिश नहीं लिख पाए भाई, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। 40 वाट के कितने लैंप की आवश्यकता होगी जिस लैंप की दक्षता 20 ल्यूमेन प्रति वाट हो। पहले तो लैंप का प्रकाश ही देख लो भाई, 40 वाट का लैंप है, 20 ल्यूमेन प्रति वाट दक्षता देता है, इसका मतलब लैंप पावर कितनी, प्रकाश कितना दे रहा है, 800 ल्यूमेन का। अब आ जाओ यहाँ पर, हमें कितना चाहिए, आयताकार रूम है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 2000 आया, 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हुआ, 20 ल्यूमेन हमें 1 वर्ग मीटर के लिए चाहिए था, इसका मतलब ये कितना हो गया, 40,000। 40,000 ल्यूमेन प्रकाश की आवश्यकता है, जबकि जो हमारे पास लैंप है वो कितना दे रहा है, 800 ल्यूमेन का। कैलकुलेशन करना, आपका उत्तर आएगा 50 ल्यूमेन, ठीक है, देख लेना जो भी आ रहा है, 500 आए तो भी हो सकता है, कैलकुलेशन कर लेना एक बार, 50 लैंप इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग केबल में कोर को नमी से सुरक्षा के लिए करते हैं। कोर केबल में कई भाग होते हैं ना, कोर जो है वो चालक होती है, एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी होती है, इसके ठीक ऊपर इंसुलेशन होता है जो इसको शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इंसुलेशन के ऊपर हमारा लेड शीथ होता है जो नमी से बचाता है। लेड शीथ के ऊपर बेडिंग होती है जो गैल्वेनाइज्ड से इसकी रक्षा करती है, और जो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है इसको आर्मरिंग बोलते हैं, और ये यांत्रिक चोट से बचाता है। तो अभी क्या उत्तर रहेगा, लेड शीथ, शीशे का कवचिंग या शीशे का आवरण जो हमें नमी से सुरक्षा देता है। अगला सवाल, वैद्युतीय सिस्टम में ध्रुवित सूची किससे संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी रिसेंटली यूपी मेट्रो में भी आया, यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में भी आया था, पोलराइजेशन इंडेक्स का उन्होंने फॉर्मूला पूछा था एक्चुअल में। तो पहले तो मैं बता दूं पोलराइजेशन इंडेक्स होता क्या है, फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा। ये होता है एसी में हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जब हो ना, तो उनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते समय 10 मिनट तक रीडिंग लेते हैं पहले, और इंसुलेशन प्रतिरोध कितना आया, और 1 मिनट तक रीडिंग लेते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध कितना आया, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, ये कहलाता है पोलराइजेशन इंडेक्स। और जितना टाइम ज़्यादा देते हैं ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी अधिक आती है। ये आप लगभग मान के चलो कि 30 से 40% रीडिंग का फ़र्क आ जाता है, यानी 1 मिनट में आपको 50 मेगा ओम दिखा रहा था, तो आप मानकर चलिए कि आपको 10 मिनट बाद में वो 70 से 80 मेगा ओम रीडिंग देना शुरू कर देगा, इतना इम्प्रूवमेंट आ जाता है। नेक्स्ट सवाल,
किस विधि से आउटपुट में लॉजिक 1 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, लॉजिक 1 प्राप्त करना था, किससे प्राप्त नहीं होगा। देखो क्या दिया हुआ है, और गेट और एंड गेट का समायोजन दिया हुआ है। यहाँ पर एक तब मिलेगा, एक तो ये ध्यान रखना जब ये 1 आए और ये भी 1 आए, तब आउटपुट में 1 मिलेगा। शर्त फिक्स हो गई ना। इसका मतलब अगर C 0 है ना तो आउटपुट नहीं मिल सकता। तो क्या किसी ऑप्शन में C 0 है? नहीं, C के लिए सारे 1 1 1 है। तो फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बनेगा कि अगर ये दोनों 0 0 है तब भी आउटपुट 0 ही आएगी, और फिर ये एंड गेट नहीं दे पाएगा आउटपुट। मतलब A और B दोनों जो है वो 0 होना ज़रूरी है, और वो किस में है? D ऑप्शन में है। तो D ऑप्शन जो है उससे इस गेट का आउटपुट 1 नहीं हो सकता। बाकी इससे होगा, इनसे भी हो जाएगा, इनसे भी हो जाएगा। अगला सवाल, नीचे दिया गया फेजर आरेख किस मोटर का है, जहां V अप्लाइड वोल्टेज है, IM मेन वाइंडिंग की धारा और IA ऑक्सिलरी वाइंडिंग की धारा। दोस्तों देखो, वोल्टेज से स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा लीड कर रही है और मेन वाइंडिंग वाली धारा लैगिंग कर रही है। तो ऐसा कैपेसिटर मोटरों में होता है और सिंगल फेज मोटरों में है। यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम नहीं हो सकता और सिंक्रोनस का नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज वाले में क्या होता है कि दोनों वाइंडिंग की धारा IA और IM दोनों की धारा नीचे ही आती है। D ऑप्शन होगा कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर, यानी स्प्लिट फेज जो कैपेसिटर से हमने किया था। अगला सवाल, इसको तो भाई फिक्स ध्यान में रखना दोस्तों। ऑडियो एम्पलीफायर जो है उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, A ऑप्शन हो जाएगा। रट्टे मार लो इस क्वेश्चन का, तो बहुत बार है एग्ज़ाम में। और जिनर डायोड जब फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है तो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होती है? लगभग 0.6 वोल्ट होती है, और रिवर्स में 4 से 6 वोल्ट होती है। ठीक है, यानी एक जिनर डायोड फॉरवर्ड में जब जुड़ेगा तो वोल्टेज कब देना शुरू कर देगा? 0.6 वोल्ट पर, सिलिकॉन वाला 0.7 वोल्ट पर, और जर्मेनियम वाला 0.1 से 0.3 वोल्ट के बीच बीच में कहीं भी दे सकता है। अगला सवाल, भाई चॉपर क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना। DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने वाला, DC को परिवर्तित करने वाला, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो चॉपर कहलाता है। AC वेरिएबल वाली को, जो कांस्टेंट AC थी उसको वेरिएबल करना, यानी AC को परिवर्तित करना, ऐसे सर्किट को साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। DC को AC करता है वो इन्वर्टर, और AC को DC करता है वो कन्वर्टर कहलाता है। अगला सवाल, फ्लाई बैक डायोड का उपयोग किस में करते हैं? फ्लाई बैक या इसको फ्री व्हीलिंग डायोड भी बोलते हैं, और ये लगता है इंडक्टर में जो स्टोरेज ऊर्जा होती है ना, उसको जब मेक और ब्रेक करते हैं तो उस दौरान स्पार्किंग ना हो, ये डायोड जो है उस ऊर्जा को एक मार्ग प्रदान कर देता है, बाईपास कर देता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मोटर स्थिर गति की मोटर नहीं है? कांस्टेंट स्पीड मोटर नहीं है। तो कांस्टेंट स्पीड मोटर जो है वो आपके देखो इंडक्शन मोटर नहीं है। सिंक्रोनस मोटर, शेडेड पोल और DC शंट मोटर, ये तीनों क्या है? नियत गति वाली मोटर है, कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर है। और अगला सवाल, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज पर प्रचारित इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति पर 97 गति पर चलती है। ठीक है, स्लिप की गणना करो। देखो 97% गति चल रही है तो स्लिप कितनी होगी? 3%। कितनी? 3%। अब प्रतिशत में नहीं दिया तो प्रतिशत हटा दो, 3/100 करो तो 0.03 आ जाएगा, है ना। साधारण सा ही तो मान है। कितना उत्तर आएगा? C ऑप्शन रहेगा, 0.03 स्लिप आ जाएगी। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना प्ले स्टोर में, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।